नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी, राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में शासन व लोकतंत्र में भारत में शासन, और इस यूनिट में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संसद यानी लोकसभा तथा राज्यसभा के बारे में। संसद से संबंधित इससे पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने जाना संसद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में, और उसके साथ साथ संविधान में उल्लेखित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। इस वीडियो में भी हम लोग संसद के दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। देखो, हम सभी को पता है कि संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा। इन दोनों सदनों का सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं, इनकी सामान्य जानकारी की हम लोग चर्चा करते हैं। संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। वहीं राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। इनके उपनाम क्या क्या है, यहाँ पर भी प्रश्न बन जाता है। राज्यसभा को अन्य नामों से जाना जाता है, वे हैं उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन। वहीं लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों सदनों की सदस्य संख्या अधिकतम का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की होगी 250, वहीं लोकसभा की 552 होगी। परंतु वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245, वहीं लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। अब बात करते हैं इन दोनों सदनों के कार्यकाल की। देखो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है, वहीं लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अब राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित है, वह है 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष सदस्य का कार्यकाल होता है, सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल है कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष की समाप्ति के साथ ही लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है, और इससे पूर्व भी यानी 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं संसद हेतु सदस्यों की न्यूनतम आयु। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है 25 वर्ष। इस तरह से इनकी सामान्य जानकारी को हम लोगों ने जाना। इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि राज्यसभा के लिए संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या होगी 250। अब 250 सदस्यों के अंतर्गत 238 सदस्य तो विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होंगे, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे, यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान या उपलब्धियों के कारण राष्ट्रपति उन्हें नाम निर्दिष्ट कर सकता है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में सदस्य संख्या है 245, और 245 का विभाजन इस प्रकार से है कि 229 सदस्य तो देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं या विधानमंडलों के द्वारा निर्वाचित होंगे, यानी विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं राज्यसभा सदस्य। फिर 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा। अब केंद्र शासित प्रदेशों में 2 प्रदेश ही हैं जहां विधानसभाएं हैं, दिल्ली तथा पुदुचेरी। तो 3 सदस्य तो दिल्ली से और 1 सदस्य पुदुचेरी से निर्वाचित होता है राज्यसभा के लिए, और 12 सदस्य वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता या अन्य किसी क्षेत्र के अंतर्गत विशेष उपलब्धि या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो। तो यह जाना हम लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, और लोकसभा का प्रावधान का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है।
यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति किन्हें मनोनीत करता है। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वे कौन होते हैं? वे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किए हुए या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त से युक्त व्यक्ति होते हैं। और ये जो मनोनीत करने का कॉन्सेप्ट है भारत में अपनाया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, वह हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यह कॉन्सेप्ट भारत ने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। अब हम लोग जानते हैं लोकसभा सदस्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। देखो, लोकसभा के लिए संविधान में उपबंध किया गया है कि 552 सदस्य होंगे, जिनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के द्वारा, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। देखो, यहाँ ये जानना जरूरी है कि लोकसभा जो सदस्य चुने जाते हैं वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, असेंबलीज के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। तो जो 530 सदस्य हैं वे विभिन्न राज्यों की जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 20 सदस्य विभिन्न संघ क्षेत्रों की जनता के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये वे होते हैं जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि इन सदस्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो वह एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनयन करता है, नाम निर्दिष्ट करता है लोकसभा के लिए। परंतु वर्तमान में सदस्य संख्या है 545। तो 545 का विभाजन इस प्रकार से है कि 530 सदस्य तो विभिन्न राज्यों की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अब ये जो जनसंख्या के आधार पर ये जो सीटों का निर्धारण किया गया है वह 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इस प्रकार से किया गया कि यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा और 2026 के पश्चात जनसंख्या के आधार पर इन सीटों के बढ़ोतरी की जा सकती है या और कोई चेंजेस किया जाएगा। ठीक है, बढ़ोतरी की जाएगी क्योंकि जनसंख्या लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूनतम आयु के प्रावधान की। जैसे कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। वही लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान है, वह है 35 वर्ष। तो यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दिखने में हमें ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सदस्यों के निर्वाचन की। पहले बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की। अब राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जैसा कि हम लोगों ने जाना कि विभिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जानते हैं लोकसभा के बारे में। देखो, लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता करती है और जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए। और वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में किया गया है और कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का वयस्क जो नागरिक है जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण है वे लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगे। किसमें प्रावधान किया गया है वयस्क मताधिकार का? अनुच्छेद 326 में। और वयस्क होने का आधार भारत में कितना है? 18 वर्ष। तो यह चीज भी आप नोट कर ले। इस प्रकार से इनके निर्वाचन का कार्य करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन की यानी मतदान की तिथि निर्धारित करता है, तत्पश्चात मतों की गणना मतगणना की तिथि निर्धारित करता है और जो उम्मीदवार बहुमत प्राप्त कर लेता है उसे वह विजयी घोषित कर देता है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को क्या कर देता है? विजयी घोषित कर देता है और वह लोकसभा में और राज्यसभा में जाकर विराजमान हो जाता है, यानी वह बन जाता है
सांसद, एमपी बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। इसी प्रकार से लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों का प्रावधान है, वही अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों के स्थान आरक्षित किए गए हैं। 47 सीटें आरक्षित की गई है। महिलाओं को आरक्षण नहीं है, ओबीसी को आरक्षण नहीं है। तो कई बार इस प्रकार से घुमा के प्रश्न बन जाता है कि इनमें से लोकसभा में किसको आरक्षण प्राप्त है। तो हमारा कहीं सुना होता है एससी और एसटी को है, तो कहीं ओबीसी को भी होगा। नहीं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा में। अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, यहाँ भी प्रश्न बनता है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों का प्रावधान लोकसभा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कार्यकाल की। जैसा हम लोगों ने जाना कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, परंतु राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा तय किया गया है। यानी प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं, लेकिन ये पुनः भी चुने जा सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि यह पुनः नहीं चुने जा सके, दोबारा नहीं चुने जा सके। मान लो राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या है वह 6 है, तो ये 2 सदस्य हैं, उन्हें 2 वर्ष हो गए, 2 को 4 वर्ष हो गए और 2 को 6 वर्ष हो गए। अब 2 वर्ष पश्चात ये सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और 2 सदस्य नए आ जाएंगे। तो इस तरह से राज्यसभा के सदन के अंतर्गत एक साथ सभी सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता। यह क्रम चलता रहता है कि प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। इसीलिए राज्यसभा को एक स्थायी सदन कहा जाता है और यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 83 में, और कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा की प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा, और जैसे ही 5 वर्ष होंगे लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगी। और इस प्रकार से अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति को लोकसभा के भंग करने की शक्ति दी गई है। यानी राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, और यह भंग सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा किया जाता है। और जब देश में आपातकाल हो, यानी अनुच्छेद 352 की स्थिति आरोपित हो और आपातकाल की स्थिति हो, उस समय संसद लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे भंग कर सकता है, लेकिन यदि देश में आपातकाल की स्थिति है तो उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमारी पहली संसद का गठन हुआ था अप्रैल 1952 में, और वर्तमान में 17वीं जो लोकसभा है कार्यरत है। इस प्रकार से हमने जाना लोकसभा के कार्यकाल के बारे में, यानी कि उपबंध किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और 5 वर्ष के पश्चात वह स्वतः ही भंग हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा उसे भंग किया जा सकता है। और जब देश में आपातकाल की स्थिति है तो उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पीठासीन अधिकारी के बारे में। जानते हैं सबसे पहले राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में, जिसे कहा जाता है सभापति। संविधान के अनुच्छेद 89 के अंतर्गत उपबंध किया गया है कि देश का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करेगी। यानी जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और जो उपसभापति होगा उसका चुनाव राज्यसभा के द्वारा अपने में से ही किसी सदस्य के द्वारा किया जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ कि जो सभापति है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। प्रश्न बनता है बच्चों,
जब देश का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या विदेश यात्रा पर हो, उस समय उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, यानी पद का कार्यभार वहन किया जाता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार वहन कर रहा है, उस स्थिति के अंतर्गत सभापतित्व का कार्य, राज्यसभा के सभापतित्व का कार्य उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उस समय पर सभापति के समस्त कार्यों का संपादन उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के संदर्भ में अनुच्छेद 93 में उपबंधित किया गया है कि लोकसभा अपने में से लोकसभा का गठन होने के शीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनेगी। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वे दोनों ही लोकसभा के सदस्य होंगे, जिन्हें सामान्यतः अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है, और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहा जाता है। सामान्यतः परंपरा यह है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह शासक दल का सदस्य होता है और वहीं उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टियों का सदस्य होता है। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं उपबंधित नहीं किया गया है, ये परंपरा का निर्वहन करते ही है। यदि ऐसा नहीं हो तो कोई गलत नहीं होगा। बात करते हैं त्यागपत्र की। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र देगा, और यदि इन्हें पद से हटाया जाता है तो उस स्थिति के अंतर्गत लोकसभा 14 दिन की पूर्व सूचना के पश्चात बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटा सकती है। तो यह प्रावधान है लोकसभा के प्रमुख पीठासीन अधिकारियों से संबंधित। बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों की, और यहाँ पर भी आप लोगों का लघुत्रात्मक प्रश्न बनता है और पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना, लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना, विभिन्न सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए या अपना कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय देना, साथ ही साथ कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना, कोई सदस्य यदि दल बदल कर लेता है तो उसकी निर्योग्यता का निर्धारण करना। ये सारे प्रमुख कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना, सदस्यों को बोलने के लिए समय देना, और यदि किसी विषय पर मतदान करवाना है तो मतदान का आयोजन करना। परंतु मतदान नहीं करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष उस स्थिति के अंतर्गत ही मतदान करता है जब दोनों पक्षों में टाई हो जाती है, यानी बराबर मत आते हैं तो निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लो। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष मतदान नहीं करता लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग करता है जब बराबर मत आ जाते हैं दोनों पक्षों में। सदन की कार्यवाहियों के पश्चात सदन को अल्पकाल के लिए स्थगित करता है। सत्रावसान का करने का अधिकार तो देखो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को है, सत्र आहूत करने का भी, लेकिन सदन को अल्पकाल के लिए स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है और वहां पर राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्हें है। उसी प्रकार से यदि किसी सदस्य ने दल बदल कर लिया है तो उसकी निर्योग्यता का आधार भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसी के साथ ही अनुच्छेद 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। और जब साधारण विधेयकों पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए दोनों सदनों के मध्य तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। उनमें से 108 वाला प्रावधान पूछा जाता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष।
सदस्य की दल बदल के आधार पर नियोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो वह भी करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्या लोकसभा अध्यक्ष सदन में मतदान देता है? नहीं, वह निर्णायक मत का प्रयोग करता है जब दोनों पक्षों में बराबर मत आते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा थी उसमें अध्यक्ष थे, यानी लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष थे अनंत शयनम अयंगर, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला और उपाध्यक्ष है एम थम्बी दुरई। इस तरह से बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा तथा राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संसद के कार्य। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।